स्क्वायर। मैं चीजें बेसिक से लूंगा, ठीक है, जितना कि कोई भी एक नॉर्मल बच्चा समझ सके। बस आपको हर क्लास का रिवाइज करना है। अगर आपने उतना कर लिया तो फिर बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच। फिर भी कोई दिक्कत कहीं आए जो मैंने करवाया हो, जो टॉपिक उससे रिलेटेड, तो बताएंगे तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमें मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चार्ज के बीच में ये फोर्स लगता है, ठीक है जी। और अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। सही बात है। एक चार्ज Q है r डिस्टेंस पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r²। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा? KQ/r² होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा होता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, KQ/r² होगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं पहले कि मान लो आपको करवाया भी था ऐसा, ट्राइंगल ऑफ फोर्स से करवाया था, आज मैं दूसरे तरीके से करवाता हूँ, लामीज थ्योरम। और ये IIT JEE में कुछ साल पहले आया भी था। ये लामीज थ्योरम क्या होता था? लामीज थ्योरम, सारे बेसिक्स एक बार देखते जाएंगे। लामीज थ्योरम बहुत शॉर्ट में देखते हैं। तीन फोर्सेज अगर किसी बॉडी पे लग रहे हो, तीन 11th क्लास में सीखा था। एक मान लो इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये F1 है, ये F2 है, और इधर लग रहा है F3। F1 के अपोजिट में कोई एंगल है, F1 के अपोजिट में कोई एंगल है अल्फा, F2 के अपोजिट में कोई एंगल है बीटा, और F3 के अपोजिट में कोई एंगल है गामा। ठीक है, तीन फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पे और तीनों का नेट जीरो है। कितने लग रहे हैं फोर्स? तीन। तीनों का नेट क्या है? जीरो है। मतलब ये बॉडी जिसपे भी तीन फोर्स लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स जीरो होना इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तब क्या, F1 ये रहा, डिवाइडेड बाय इसके ठीक अपोजिट में जो एंगल है वो है साइन अल्फा। F2 ये रहा, डिवाइडेड बाय इसके ठीक अपोजिट में है वो है साइन बीटा। ठीक है, F3 कहाँ गया? ये रहा, तो ये है F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा, सब गामा साइन गामा। आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी दो को एट ए टाइम ले सकते हैं। इन दोनों को लेंगे एट ए टाइम तो एक इक्वेशन मिलेगा, इन दोनों को लेंगे एट ए टाइम तो एक और इक्वेशन मिलेगा, पहले और लास्ट वाले को लेंगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा। सही है। कभी मैंने ट्रायंगल ऑफ फोर्स से न्यूमेरिकल करवाया था आपको, तब मैंने बताया था वो क्वेश्चन लामीज थ्योरम से भी होगा, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी होगा। ठीक है, तो लामीज ट्रायंगल ऑफ फोर्स से कर चुके हैं, आज हम इससे करेंगे। और आप घर में होमवर्क रहेगा क्या, उसको करेंगे आप ट्रायंगल ऑफ फोर्स से भी, इजीली होगा। तो ये IIT JEE में आया हुआ है बच्चों, क्या कि ये यहाँ पर दो, क्या नाम है, दो स्ट्रिंग से दो स्फीयर्स लटके हुए हैं और दोनों पे चार्ज है। दोनों पे चार्ज है तो अब मैं सीधा बनाऊंगा कि भाई दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। दोनों पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों पे मास है mm, मास mm है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो इनके बीच में कोई एंगल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो कोई एंगल है और मैंने मान लिया कि भाई ये जो है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ये थीटा है। इधर से दिखा दो, इधर से दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता, चलो इधर से दिखा देते हैं। तो इनके बीच में सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, दे रखा है, पूरा भी दे रखा हो तो उसका आधा आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो ये रिपेल कर रहे हैं और इनके दोनों स्ट्रिंग के बीच में कोई एंगल बन रहा है। रिपेल कर रहे हैं और इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है। अच्छा जी, अच्छा, बन रहा है। अब कहता है कि ये जो स्फीयर है, दोनों स्फीयर को उठा करके किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया गया, किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया गया, डुबा दिया गया, इसको डुबा दिया गया बच्चों, ये डुबा दिया गया इसे। ठीक है, अब डुबा तो दिया, कहता है कि भाई ये जो एंगल है, लेकिन ये जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल, ये अनचेंज रहता है।
जो यहाँ पर था वही यहाँ पर है, एंगल चेंज नहीं हुआ लिक्विड में इमर्स करने के बावजूद भी। अगर लिक्विड में इमर्स कर दिया दोनों स्फीयर्स को, तब भी उनके बीच में ये जो एंगल बन रहा था वही एंगल रहा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब ये मीडियम में, किसी मीडियम में आप देख रहे हैं ये मीडियम है किसी में, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? देखो हमारी क्वेश्चन कि टू स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स, दे आर हैविंग इक्वल मास एंड इक्वल चार्जेज। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग है, ईच स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। Now both the spheres are immersed in a liquid of dielectric constant K, कुछ होगा, but even in the liquid the string makes same angle with the vertical, same angle बनाता है वर्टिकल के साथ, बिल्कुल सेम एंगल बनाता है। तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का निकालो, ये क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम किससे करेंगे अभी फिलहाल, लामीज थ्योरम का यूज करके। आप ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेज करेंगे, कैसे, कहां पर, घर में करेंगे ट्राई। चलिए इस वाले की बात करूं तो मैंने ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया v। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, ईच स्फीयर, सही है जी। ओके, तो इस केस में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो नीचे लग रहा है वेट जो होता है mg, सही है ना। और मैं वेट को डेंसिटी के टर्म में मानूं तो रो मैंने मान लिया डेंसिटी, ये गिवन होगा डेंसिटी। डेंसिटी दो चीजों की डेंसिटी दे रखी होगी, डेंसिटी ऑफ बॉब, ये जो बॉब है, और सिग्मा ये डेंसिटी, ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, जिस लिक्विड में इसको इमर्स किया गया है ये गिवन है। तो ये दोनों गिवन है बच्चों, ये तो हमने मान लिया ऐसे, ये दोनों गिवन है, K की वैल्यू आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पर डेंसिटी होता है, आपको पता है क्या होता है डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास क्या मिलेगा आपको, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, इस स्फीयर की बात करूं तो डेंसिटी, इस स्फीयर की डेंसिटी क्या है, रो है, वॉल्यूम इसका v है, g हो गया यहाँ पर। तो ये फोर्स लगा नीचे की तरफ, वेट लगा नीचे की तरफ। और वेट की खास बात ये है, आंधी आए या तूफान आए, लिक्विड में रहे चाहे कहीं पर भी रहे, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा नीचे ही लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा इसके ऊपर फोर्स लगेगा, आप देखोगे कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इधर Fe। और Fe की वैल्यू बच्चा जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है, क्या होता है, KQ। K की वैल्यू यहाँ पर पूरा लिखूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन में, ये जो भी डिस्टेंस है AB है तो AB है, ठीक है, AB का स्क्वायर। दूसरा, इसकी लाइफ में बहुत टेंशन है भाई, जब भी किसी बॉडी से स्ट्रिंग कनेक्टेड हो तो उस पर टेंशन वाला फोर्स लगता ही लगता है। और टेंशन की खास बात यह है, जिस भी बॉडी से वो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस बॉडी से दूर की तरफ टेंशन लगता है, उस बॉडी से दूर की तरफ टेंशन लगता है, उस बॉडी से दूर की तरफ टेंशन लगता है, ऐसे। तो इस जगह पे अगर मैं लामीज थ्योरम लगाऊं, ये एंगल थीटा है, अब ध्यान समझना, ये एंगल थीटा है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ओह, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सही बात, बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा पाई, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं सिर्फ अच्छा इस पूरे एंगल की बात करूं, ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा आप चेक करो, तो ये आना चाहिए कितना, ये 90 प्लस थीटा आएगा, 90 प्लस थीटा। ओके, तो यहाँ पर लगाता हूं मैं Fe, तो यहाँ पर Fe है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, उसके डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला एंगल कौन सा, आप देखो यहाँ पर F1 ये रहा, इसके सामने वाला एंगल ये आप देख रहे हैं, ये वाला अल्फा है, तो साइन अल्फा लिखा आपने, तो यहाँ पर साइन अल्फा यहाँ पर आएगा 180 माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू, ये वेट आ गया आपका W,
डिवाइडेड बाय इसके ठीक अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये, और ये है आपका 90 माइनस थीटा, तो ये साइन में लिखेंगे आप 90 माइनस प्लस थीटा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। दूसरे टेंशन करना तो पूछा है ना, निकालना है, कोई टेंशन नहीं है उसका, छोड़ दो। आप चाहे तो लिख सकते थे टी, अगर आप चाहते हैं तो लिख देते टी डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट में एंगल है 90, तो साइन 90। अगर आपको जरूरत होती है या कोई भी बात होती तो आप ये लिख सकते थे, बट हमें यहाँ जरूरत नहीं। एक लाइन और कर सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बता दो मुझे। तो ये होता है आपका क्या, साइन थीटा ही हो जाता है। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं, तो यहाँ पर W अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा होता है प्लस का कॉस थीटा। तो ये चलो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिलहाल इसकी वैल्यू रख दो ना, W की वैल्यू रख देते हैं, चलो क्या है, तो यहाँ कहाँ गया, ये रहा, तो रो वी जी, इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। चलो अभी नहीं रखा, अभी रख लेंगे, देखते हैं। अब मैं यहाँ पर जब आपने लिक्विड में उसको डुबा दिया, क्या लिक्विड में इमर्स कर दिया गया, तब देखते हैं अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो टेंशन लगेगा ही, ठीक है, छोड़ो जी उसकी बात। नीचे लगने वाला है mg वेट, w लगता है यहाँ पर, क्या लगेगा w, w mg यानी कि रो vg लगेगा। नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, रो इंटू वी इंटू जी लगेगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एफ ई डैश बोलूंगा अब मैं, क्योंकि लिक्विड में इमर्स कर दिया गया तो इसकी वैल्यू अलग होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि डायरेक्ट कांस्टेंट इस लिक्विड का के है। तो यहाँ पर आ गया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन में, ये वही है, डिस्टेंस वही है, सब कुछ वही है, ए बी है तो ए बी ही है, तो ये ए बी का स्क्वायर ही है, ये चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर के और इंक्लूड हो गया। क्या कोई और फोर्स भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लिक्विड के अंदर है तो लगेगा। और एक लगेगा ऊपर की तरफ, जिसको आप बोलेंगे अपथ्रस्ट, जिसको क्या बोलेंगे आप, अपथ्रस्ट बोलेंगे। और अपथ्रस्ट क्या सीखा था हमने 11th में, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। वेट ऑफ द लिक्विड कितना है यहाँ पर, वेट क्या मतलब, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। मास ऑफ द लिक्विड का मतलब देखो जी, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड का मतलब ओहो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतने लिक्विड को उसने इधर उधर किया होगा। तो मास ऑफ लिक्विड की जगह पे लिख सकते हैं रो इंटू वी, सॉरी सिग्मा इंटू वी। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा वी और ये जी। ठीक है, सीबीएसई की जो नॉर्मल क्लासें होती है सारे स्टेप्स वैसे नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर अप्रोच थोड़ा सा बदला हुआ रहेगा। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं, 4, और हम लगाना चाहते हैं लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम 3 फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर ये और ये, इन दोनों की जगह पे इसको रिड्यूस करेंगे एक सिंगल फोर्स में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे लिए ये काम ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर ध्यान दो, इन दोनों को हटा करके मैं एक लिखूंगा। क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या ये दोनों अपोजिट में, बिल्कुल है, तो घटा देंगे। तो मैं अब यहाँ पर इन दोनों को हटा के लिखूंगा, ध्यान देना, क्या इसको मैं मिटाऊंगा, टक टक, ध्यान दो, ये सही था, लेकिन अब मैं लिखूंगा इसको डब्ल्यू डैश, और वो क्या होगा, इतना माइनस सिग्मा वी जी, माइनस सिग्मा वी जी। पता चला कैसे लिखा, ये बेसिकली अपथ्रस्ट की वैल्यू है, एफ यू है, अपथ्रस्ट पॉइंट फोर्स, अपथ्रस्ट यानी कि पॉइंट फोर्स है, समझे बच्चों। यहाँ पर अपथ्रस्ट यानी कि पॉइंट फोर्स है, ठीक है ना, अपथ्रस्ट यानी कि पॉइंट फोर्स है। तो यहाँ पर अब मैं ये लिखूंगा, ठीक, यहाँ कॉमन भी ले सकते हो, ले लो। तो यहाँ पर आएगा, कुछ गड़बड़, सिग्मा आना चाहिए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन चेक करते रहना, रो माइनस डब्ल्यू डैश। ओके बच्चों, तो अब फिर से लामी थ्योरम लगा देते हैं। अब हमारे पास फिर से 3 फोर्स, टेंशन कोई होगा मुझे नहीं पता, टी डैश में बोल सकता हूँ। यहाँ पर एफ ई डैश है और यहाँ पर डब्ल्यू डैश है। चलिए लगाते हैं, एक बार फिर से लगाते हैं बच्चों, एक बार फिर से लगा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, और कई बार आता है, ये नहीं है, रिपीट होते हैं। अगर मैं आईआईटी की बात करूं तो वहां पर आपका डिट्टो क्वेश्चन आना मुश्किल होता है, डिट्टो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है, चांस वाली बात है, बट क्या कॉन्सेप्ट वही रहेंगे।
कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलते हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट अगर सॉलिड हो जाए तो आप यहाँ पे भी अप्लाई करो, वहाँ पे भी अप्लाई करो, वहाँ पर भी करो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वापस आते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं, फिर से रामेश्वरम लगाते हैं, तो यहाँ पर आएगा आएगा आएगा, हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, तुरंत हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आएगा एफ ई डैश, एफ ई डैश ये वाला, तो इसके ठीक अपोजिट में कौन सा एंगल है, फिर से वही, फिर से वही। तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये क्या होगा मुझे बता दो मुझे, ये क्या होगा। अरे सेम होने का मुझे तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगाना चाहिए, चलो 180 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल फिर से क्या होगा 90 प्लस थीटा। तो चलिए वैसे ही है, यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखते हैं, चलो डब्ल्यू डैश अपॉन में, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा था मैं, इसके ठीक अपोजिट में कौन सा एंगल है आपका 180 माइनस थीटा, इसके ठीक अपोजिट में कौन सा एंगल है 180 माइनस थीटा, तो वो मैंने लिखा ये। फिर आप देखो यहाँ पर ये है, इसके ठीक अपोजिट में ये वाला है, तो ये है आपका साइन 90 प्लस थीटा। ओके, फॉर्मूला आप लगाना चाहो तो लगा दो, चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं, कहाँ है इसकी वैल्यू, ये, तो ये चलिए एफ ई, ठीक है। चलो इसको रख दो यार, रख रहा है तो इसकी वैल्यू रख दो, चलो रख देते हैं, क्या मिलेगा। मैं तो ज्यादा फॉर्मूला एक्चुअली मैं लगाना नहीं चाहता, मैं इसी से काम चलाना चाहता हूँ, चलो लगा देते। तो एफ ई आ गया यहाँ पर साइन थीटा ही आएगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश ये रहा वी जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में ये आएगा कोस थीटा। एक क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड कर दो बस आंसर आ जाएगा, डिवाइड करते ही आंसर आ जाएगा। 1 इज डिवाइडेड बाय 2 या 2 इज डिवाइडेड बाय 1, आपकी मर्जी है। एफ ई की जगह पे ये टेप देंगे, टक टक टक, तो यहाँ पर देखो सब कुछ वही है, देखो यहाँ पर एफ ई डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका एफ ई डैश, यहाँ पर आएगा देखो, इसको डिवाइड करो ना, कॉस से कॉस गया, यहाँ पर साइन से साइन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर वो है, तो यहाँ पर मुझे रो वीजी भी कैंसिल हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा, आप चेक करके देखो, इन दोनों की वैल्यू रखोगे, इन दोनों की वैल्यू रखोगे, रख दो यहाँ पर, ये डिवाइडेड बाय ये रखो, तो देखो सब कुछ जो इसमें है और के फालतू है, तो यहाँ पर बचेगा, आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ ई डैश है नीचे, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में क्या 1 बाई के लग रहा है मुझे, ये पलट जाएगा, चेक करो कैलकुलेशन चेक करो, डिवाइड कर सकते हो आप, तो k इज इक्वल टू रो अपॉन में रो माइनस सिग्मा। अब चेक करें कैलकुलेशन, मुझे ठीक लग रहा है, सही है। सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, यहीं से काम चल जाता, ये टेंशन लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा यहाँ पर यही बात हो जाती, सीधा इसको डिवाइड कर दो, इससे बस खत्म है, तुरंत आएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं दूसरे में भी। तो यहाँ पर अब थ्रस्ट भी लग गया, नहीं वाइड फोर्स भी लग गया, तो इस तरह से मिक्सअप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर ले, आंसर लिखें और खुद करके देखें सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ। मकसद क्वेश्चन करना नहीं है, आपको एक अप्रोच बताना है। अभी इसी क्वेश्चन को आपको ट्रायंगल ऑफ फोर्स से करना है, ठीक है। चलो एक और चीज बताते हैं, और इसी क्वेश्चन को आप घर में करेंगे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके। ट्रायंगल ऑफ फोर्स तो बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए ये तो एक बात है, चलिए ये तो एक बात है जी, तो खबरें अभी और भी देखते रहिए। क्वेश्चन ये बनता है, एक रिंग है बच्चों में, बहुत साल पहले सीबीएसई बोर्ड में ये सिलेबस में हुआ करता था, अब बहुत सालों से नहीं है, लेकिन लगभग 5-6 साल से नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सीबीएसई बोर्ड में 2 बार आ गया, और जब भी 2 बार आए तो जिस बच्चे ने भी अटेम्प्ट किया था उसको फ्री में नंबर मिलेगा 3 नंबर का ये डेरिवेशन था, ठीक है। और एंट्रेंस में तो हमेशा है, यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बनते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल बनते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। तो कहता है इसके ऊपर एक रिंग है, इसका रेडियस कुछ भी मान लिया मैंने, चलो ए मान लिया, ए क्या है रेडियस ऑफ रिंग,
रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये कोई पॉइंट है P और ये डिस्टेंस है x सेंटर से, ये डिस्टेंस क्या है इसका x, ओके, पॉइंट P है और ये डिस्टेंस x है। इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लैम्डा मैंने मान लिया कि दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या है Q है, तो Q क्या है टोटल चार्ज है, तो लैम्डा क्या होता है Q बाय 2 पाई a आ जाएगा। कितना चार्ज कितने लेंथ पर, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज कितने लेंथ पर, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों, कितना चार्ज है कितने लेंथ पर, तो वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस पूरे रिंग की वजह से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप समझिए जरा सिचुएशन को देखिए, क्या है यहाँ पर, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, इसके सेंटर से, इसका सेंटर ये है, एक एक्सिस जा रहा है, ये मार्कर वास्तव में एक एक्सिस है उसका, और ये प्लेन ऑफ द रिंग है, ये प्लेन ऑफ रिंग है, इस रिंग के ऊपर ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, इस रिंग के ऊपर, प्लेन ऑफ रिंग के ऊपर ये एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर है, और ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसी एक्सिस पर ये कोई पॉइंट है P, और यहीं पर आपको देखना है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आप लिख सकते हैं हेडिंग ऊपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग at a point on its axial line, at a point on its axial line, electric field due to a charged ring at a point on its axial line, axial line, axial line आपको पता चल गया क्या होता है वास्तव में। तो ये रिंग है आपका, इसके सेंटर से लाइन जा रही है, आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी के ऊपर कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके जी, ओके, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे के लिए, यहां पर कोई पॉइंट लिया, मैंने कह दिया A, और इस पॉइंट पे A पे एक छोटा सा लेंथ, बहुत छोटा सा लेंथ, मुन्नू मुन्नू सा लेंथ dl लिया, और इस पे चार्ज भी बड़ा कम होगा dq, dl इतना छोटा है कि टेंडिंग टू 0 है, dl इतना स्मॉल है कि टेंडिंग टू 0 है। तो अब यहां पर चार्ज dq होगा, उसकी वजह से आप P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ज्वाइन कर दो ऐसे, ये डिस्टेंस कुछ होगा, चलो r मान लिया फिलहाल तो, और r निकालना बड़ा आसान है, क्या होगा पाइथागोरस लगा देंगे, तो यहाँ पे आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कभी जरूरत पड़े तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, एक चार्ज q है, r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है kq बाय r स्क्वायर होता है, आपको पता है kq बाय r स्क्वायर होता है। इस चार्ज q की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है kq बाय r स्क्वायर होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और चलो इसको मैं बोल देता हूँ DEA बोल देता हूँ, क्योंकि ये A पॉइंट पे है। तो A पॉइंट पे लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंटल लेंथ dl, इसमें चार्ज होगा, चार्ज ऑन दिस dl इज dq, तो उस DE की वैल्यू होगी DEA, इसकी वजह से यहाँ पर, और वो होगा k यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r स्क्वायर, r की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर। चलिए dq अगर आप चाहें तो इनके टर्म्स में लिख सकते हैं बच्चों, इनके टर्म में लिख सकते हैं, कैसे कैसे होगा, ओ लैम्डा क्या होगा dq बाय dl भी होगा, इतना चार्ज है इतने लेंथ पे, तो इस रेशियो को बोलेंगे लैम्डा, इतना चार्ज है इतने लेंथ पे, इस रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, लैम्डा बोलेंगे। तो यहां से dq क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू dl बोलेंगे, चाहो तो dl की वैल्यू रख सकते हो, ये सॉरी लैम्डा की, तो q अपॉन में 2 पाई a इंटू dl, तो ये dq है, हम यहाँ पर रख सकते हैं, चलो रख देते हैं, रखना है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, k रहेगा, तो ये आ गया q अपॉन में 2 पाई a, और क्या आ गया dl आ गया आपका, यहाँ देखो dl, ठीक,
अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ गया आपका डी ई ए। डायरेक्शन होगा उसका ए टू पी होगा। इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम ए टू पी विदाउट एनी डाउट। ऐसा होगा ए से पी की तरफ होगा। ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे अगर आपने यहां देखा डीएल, तो यहां पर इसके ठीक अपोजिट एंड पे भी डीएल देखो। अभी आने वाले जो टॉपिक्स है करवाऊंगा उसमें मैं बार बार अपोजिट वाला कंसिडर नहीं करूंगा, आपको समझ में आने लगेगा, इसमें मैं करके बताता हूं। इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर यहां पर एक छोटा सा लेंथ एक और कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट बी मैंने मान लिया, इसमें भी चार्ज वही डी क्यू होगा। ठीक है, इसकी वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पर ये भी डिस्टेंस वही आर होगा, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट एंगल से अगर आप इन दोनों को देखो तो यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा डी ई बी। आपको मालूम है कि अगर ये कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ होता है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इससे दूर की तरफ होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इससे दूर की तरफ होता है ना। तो प्यारे बच्चों चलिए उसी तरह से at the diametrically opposite end of point A, let us consider another point B and let us consider very small length elemental length dl at this point। तो इसकी वजह से DEB होगा और वो होगा K DQ सेम आएगा, सेम DQ अपॉन में R स्क्वायर सेम आएगा। डायरेक्शन होगा यहाँ पर A टू P होगा, A से P होगा। एक बच्चों सेम होगा, सेम है, इनकी वैल्यू मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ। ठीक, अब हमें चाहिए कि आप सबसे पहले तो मुझे तो पूरे रिंग की वजह से चाहिए, लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का नेट निकाल लेता हूँ। पहले नेट निकालना बड़ा आसान है। यहाँ पर दो एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। कितने, दो एक्सिस, इसका नाम दे दिया एक्स एक्सिस, इसके ठीक परपेंडिकुलर में दे दिया वाई एक्सिस। ये एंगल मैंने थीटा एज्यूम कर लिया तो ये भी थीटा होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देख रहे हो ना, ये रेडियस बराबर, ये कॉमन हो गया, ये 90 90 तो भाई हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये दोनों बराबर, ये एंगल भी बराबर। ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा होगा, ये थीटा है, देखो वर्टिकल ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये है तो ये। चलो इन दोनों को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, बार बार ये काम करना पड़ेगा। अगले 2-3 क्लासेज में जो काम करेंगे वो फिजिक्स में आप बार बार काम करेंगे। तो यहाँ पर चलो इसको करेंगे, तो यहाँ पर मैंने इसको DEA cos थीटा बोला और इधर की तरफ आ गया आपका DEA sin थीटा। इसको करेंगे तो यहाँ पर इधर आएगा आपका DEB cos थीटा और इधर की तरफ आएगा आपका DEB sin थीटा। अब आप ध्यान से देखो, DEA और DEB का मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं, बिल्कुल बराबर है। DEA का मैग्नीट्यूड बराबर है DEB के मैग्नीट्यूड के। तो ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। sin थीटा दोनों के साथ है, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो गए, टक टक कैंसिल हो गए। अब क्या होगा, चलिए कैंसिल हो गया तो अब बचा है ये। तो यहाँ पर इन दोनों का नेट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर DE बोल दिया मैंने, इन दोनों का नेट, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा क्या, DEA cos थीटा प्लस DEB cos थीटा। ये तो डबल हो गया यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ DEA cos थीटा, ऐसा आ गया, ये आ गया DE। तो इस रिंग की वजह से आप इस रिंग पे जो दो आपने छोटे छोटे एलिमेंटल लेंथ लिए थे उसकी वजह से यहाँ पर दो एलिमेंटल लेंथ जो लिए थे उसकी वजह से यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे प्यारे बच्चों। इन दोनों की वजह से तो कितना आएगा, इतना आएगा। इन दोनों की वजह से कितना आएगा, इतना आएगा। तो इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, चलो तो 2 DEA ये लिख दिया सीधा। तो ये आ जाएगा Q 2 पाई A DL अपॉन में R स्क्वायर। ये तो आ गया, ये cos थीटा की वैल्यू निकाल के रख देते हैं। यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर रोने लगा लेते हैं, तो क्या आएगा cos थीटा, बच्चा देख सकता है। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो
बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन में r आ गया, x अपॉन में r, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x अपॉन में r, तो ये r क्यूब हो गया बेसिकली, ठीक है, हो गया। तो ये तो इन दोनों छोटे छोटे लेंथ की वजह से यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मुझे पूरे के लिए चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिंपल। तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है, आता है। तो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू होल रिंग, ड्यू टू होल रिंग, तो वो जो E आएगा, जो कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 है, K है, Q है, ये 2 ये तो 2 कट ही रहा है, काट देंगे। तो यहाँ पर चलिए 2 भी हट गया, तो ये आ गया पाई ए, एक्स भी एक कांस्टेंट है, अगर आप गौर से देखो एक्स भी एक कांस्टेंट है, और अगर आप गौर से देखो तो आर क्यूब भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ डीएल वेरिएबल है। ओहो क्या बात कर रहे हो, क्या यहाँ पर आर और एक्स दोनों कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, तीनों फिक्स है। अगर ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो आर भी फिक्स है। हाँ डीएल आपने लिया, बहुत छोटा सा लेंथ लिया, डीएल क्या लिया आपने, बहुत छोटा सा लेंथ लिया, डीएल क्या है, टेंडिंग टू 0 है, आपने बहुत छोटा सा लेंथ लिया, यहाँ पर छोटे छोटे लेंथ लोगे तो ये क्या है, टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा, तो हमें नहीं पता उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर ये ले लिया। चलिए अच्छी बात है, तो के की वैल्यू रख देता हूँ, चलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के आ गया, ये पाई ए आ गया, x आ गया, आर क्यूब, आर होता है, ये देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके जी, पावर कितना है, पावर हाफ है, फिर उसका पावर क्या है, क्यूब भी है, तो यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा इसका। डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा मुझे बताओ, एल आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल। अब यहाँ पर लिमिट भी लगाना चाहिए आपको, लिमिट क्या होगी, यहाँ पर लिमिट होगी प्यारे बच्चों 0 से लेके 2 पाई ए, छोटा छोटा लेंथ करेंगे यहां से लेके यहां तक, तो 2 पाई ए होगा। अगर आपने ऐसा लिखा तो गलती हो जाएगी, यहाँ पर 2 पाई ए नहीं होगा बल्कि पाई ए होगा। क्यों मैंने बोला, ध्यान दो, बहुत अच्छी बात बता कि देखो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ यहाँ पर एक लेंथ कंसीडर करता और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखता, तो मैं सिर्फ डीई कॉस थीटा ये देखता, सिर्फ इतना देखता, अगर मुझे सिर्फ इसकी वजह से देखना होता तो, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, उसका इंटीग्रेट करते तो पूरा लिमिट लगता 0 से लेकर 2 पाई ए तक, 0 से लेकर 2 पाई तक, अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन लेता तो। लेकिन मैं ये जब भी मैं ये ले रहा हूँ तो उसके अपोजिट वाला भी ले रहा हूँ, तभी तो यहाँ पे ये प्लस ये आ गया, ये ले रहा हूँ तो उससे अपोजिट वाला भी ले रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ये ले रहे हैं तो उससे अपोजिट वाला ले रहे हैं, अगर हम ये लेते तो उससे अपोजिट वाला भी अपने आप आ जाता है। यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो उससे अपोजिट वाला अपने आप आ जाता है, यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं तो उससे अपोजिट वाला अपने आप आ जाता। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करते, यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करते, तो उससे अपोजिट वाला अपने आप आ जाता है यहाँ पर, तभी तो 2 आता। तो प्यारे बच्चों सिर्फ हमें पाई ए तक करने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करते हैं 0 से लेके पाई ए कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई ए माइनस 0। तो अंतिम लाइन लिखने जा रहा हूँ, चलो कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग। तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, और ये आ गया पाई ए एक्स, नीचे आपका पाई ए, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, और यहाँ पर आएगा आपका पाई ए माइनस 0, तो छोड़ दिया मैंने, पाई से पाई गया, ए से ए भी गया, तो ये आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, क्यू एक्स आएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, तो एक रिंग की वजह से अगर उसके एक्सियल लाइन पे देखना है आपको, तो ये तरीका रहेगा अगर आपको ड्राइव करना है तो।
अब ये ड्राइव करना एक अलग कहानी है, इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। फिर आपके क्वेश्चन जो बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे इस वाले फॉर्मूले पे बनेंगे, चाहे वो इसमें एसएचएम इंक्लूड कर दूं मैं या कुछ भी इंक्लूड कर दूं, कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सो यहां पर चलिए आपको बताते हैं जरा एक स्पेशल। So now let us consider a very special thing about it. So देखो, अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना बच्चों, ग्राफ इसका जो बनेगा आप देखोगे कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ये एक्स है, ये रिंग है, इसे एक्स डिस्टेंस पे आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर एक पीक वैल्यू मिलेगी। पहले क्या होगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है पहले, फिर क्या होता है कि घटती है। अब यहां पर आप देखोगे पीक वैल्यू कब आती है, यहां पर ये अगर देखना है तो ये आता है जब x इक्वल टू कितना आएगा आपका रेडियस a बाय रूट 2। अब मुझे कैसे पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होने वाली है। तो देखो आप 12th क्लास के मैथमेटिक्स में सीखेंगे मिनिमा मैक्सिमा, तो मिनिमा मैक्सिमा से यूज कर सकते हैं आप क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, तो आप यहाँ पर dE बाय dx निकालेंगे, जो भी आपने मैथमेटिक्स में सीखा उसके अकॉर्डिंग। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, कुछ बड़ी बात नहीं, कोसेंट रूल लगाना आपको। ये क्यों हो गया आपका, ये सारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, आपको क्या करना होता है, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा क्या होता है आपका dE बाय dx को आप हमेशा 0 के बराबर रखते हैं। समझे, dE बाय dx को आप हमेशा 0 के बराबर रखेंगे। तो जैसे रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एक दो लाइन करोगे, x आ जाएगा a बाय रूट 2 आ जाएगा। वेरीफाई करना घर में, डिफरेंशिएट करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब x की वैल्यू इतनी होगी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम। अच्छा, अब आपसे बोले कि मैं मैक्सिमम होगी कितनी, कोई बड़ी बात नहीं, हमें पता है जब x कितना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में E मैक्स है, तो आपको करना क्या है, जहां x दिखे वहां पर a बाय रूट 2 लिख दो। तो यहाँ पर आप खुद लिखेंगे, घर में ट्राई कर सकते हैं आप। तो ये q x की जगह पे कोई भी किसी भी जगह बन जाता है, मिनिमम मैक्सिमम यूज हो जाता है। तो a बाय रूट 2 आ गया यहाँ पर, इसकी जगह पे भी रख दो, यहाँ पर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a बाय 2 आ जाएगा, a स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर 3 बाय 2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा एक लाइन वो आएगा। तो एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप इससे दूर की तरफ जाओगे, क्या दूर की तरफ जाओगे, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है और फिर घटती है इस तरह से। अगर आपसे पूछ रहे कि भाई रिंग के सेंटर पे ही कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो क्या होगा, दो तरीके से सोच सकते हैं बच्चों। अगर मैं रिंग के सेंटर पे बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो एक तरीका क्या है, ये जो फॉर्मूला आपका आ गया है, यहां पर x की जगह 0 रख दो। भाई अगर सेंटर पे ही देखना है, एक्स डिस्टेंस पे हमने देख लिया ना, तो ये पास लाएंगे x की वैल्यू कम होती जाएगी, सेंटर पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेंटर पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस वाले फॉर्मूले में रखो, तो आप देखो न्यूमरेटर में x आ रहा है, जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड साफ पता चल रहा है कि 0 होगा। ये तो मैथमेटिकली पता चला, चलिए फिजिकली भी चेक कर लेते हैं कैसे होगा। देखो एक रिंग है, अब मैं इस रिंग को पहले मैं ऐसे दिख रहा था आपको, अब मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक, ये वाला व्यू दिखाता हूँ, फ्रंट से देख रहे हैं ऐसे, ये रिंग रहा, आपको इसके सेंटर पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, सेंटर ऑफ रिंग। तो देखो यहाँ पर ये बात सेंटर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बात कर रहा हूँ, रिंग की वजह से।
ये 2D फिगर है। अगर 3D फिगर होता, एक स्फीयर होता, उसमें भी चार्ज ऐसे ही होते, तो उसकी वजह से क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, वो भी आप ऐसे ही सीख सकते हो और आंसर उसका भी 0 आएगा। अगर स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें, तो उसकी वजह से भी आप यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा, यूनिफॉर्म होगा। देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग है, ये रिंग, ये सेंटर है। चलिए, अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया dl, इस पे चार्ज होगा dq, उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा सेंटर पे, तो इधर होगा de, ए बोल दिया मैंने। अच्छा, इसके ठीक अपोजिट में मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक छोटा सा लेंथ, दूसरा dl, इस पे चार्ज होगा dq, इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा dEb। अब यहाँ पर देखो एक चीज ए बी छोड़ो, अब मैं ये लिख रहा कि देखो आप यहाँ पर dq की वजह से r डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस सेम है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर होगा इधर, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर होगा इधर। तो दोनों कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और वो दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और दोनों क्या होंगे प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल इसमें चार्ज वही dq, लेंथ dl, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा de। इस यहाँ पर अगर कंसीडर करूँ, यहाँ पर dq, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये भी कैंसिल। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर ले लूँ इसकी वजह से इधर, यहाँ ले लूँ छोटा सा लेंथ, इसकी वजह से इधर, कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से पूरे रिंग पे, क्योंकि कहीं पर भी आप एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करोगे, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो उसके ठीक अपोजिट में एक चार्ज कंसीडर करेंगे, उतना ही उसकी वजह से सेंटर पे क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे कैसे हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, 0 होगा। इसके सेंटर पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा, चाहे वो रिंग हो चाहे वो स्फीयर। ठीक, एक्सेल लाइन पे आपने देख ही लिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद रखना है फॉर्मूला, बिल्कुल याद रहना चाहिए कि एक्सेल लाइन पे क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, ये बताओ, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लो कि एक रिंग है, और बल्कि रिंग नहीं है, कोई रबर है, मान लो रबर, और रबर ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ इरेगुलर शेप में पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, ऐसे कोई भी चार्ज दे रखा है आपने रबर के ऊपर, तो क्या हो, ऐसे आपने रख दिया तो क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा, या इसका शेप चेंज हो जाएगा? डेफिनेटली इसका शेप चेंज हो जाएगा। और होगा क्या कि धीरे 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 वो इस एक रिंग में एक सर्कुलर जो है, सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका रीजन क्या होगा कि भाई सब पे एक जैसा चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज देखूं और यहाँ पे कोई चार्ज देखूं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ पे कोई चार्ज देखा, यहाँ पर कोई चार्ज देखा, एक दूसरे को रिपेल, सारे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इधर ये रिपेल कर रहा है ऐसे, तो रिपेल करते 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 एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। कोई भी पार्ट देखोगे दूसरे से दूर जाना चाहेगा, तो धीरे धीरे करके इसका शेप हो जाएगा ऐसे, सर्कुलर शेप आ जाएगा। चलो, सर्कुलर शेप भी आ गया, तो क्या इसकी टेंडेंसी रेडियस बढ़ने की होगी या कॉन्ट्रैक्ट होने की होगी, या वैसे ही? तो ऑब्वियस बात है कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी पॉजिटिव लिया मैंने, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसे। यहाँ पर कोई चार्ज लिया, यहाँ कोई चार्ज लिया, एक दूसरे को रिपेल करेंगे इधर। यहाँ पर कोई चार्ज लिया, यहाँ कोई चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इधर। तो इसकी टेंडेंसी रेडियस बढ़ने की होगी। तो क्या होगी, टेंडेंसी रेडियस बढ़ने की होगी। अगर फ्लेक्सिबल बॉडी है तो रेडियस बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर टेंडेंसी क्या है इसकी, टू इंक्रीज द रेडियस, टू इंक्रीज द रेडियस, इसका रेडियस बढ़ने की टेंडेंसी होगी। समझ में आ गया बच्चों? तो इसके टेंडेंसी क्या होगी, रेडियस बढ़ने की होगी। आपसे पूछा कि भाई ये क्वेश्चन, एक सोप बबल है, क्या है, सोप बबल है। सोप बबल, सोप सॉल्यूशन बनाते समय क्या किया कि सोप सॉल्यूशन में उसमें चार्ज भी डाल दिया, मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया,
तो सॉफ्ट बबल बना दिया, तो इसमें बबल में पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ कि भाई अब क्या होगा, सॉफ्ट बबल का जो रेडियस है वो बढ़ेगा, घटेगा या अनचेंज रहेगा, आपको क्या लगता है? तो डेफिनेटली आप देखो जो वही चीजें लगेंगी, यहाँ पर कोई चार्ज लिया पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसकी टेंडेंसी भी सॉफ्ट सॉल्यूशन जो सॉफ्ट बबल जो है, चार्ज्ड सॉफ्ट बबल, उसकी टेंडेंसी भी है रेडियस बढ़ने की होगी। सरफेस टेंशन की वजह से तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन चार्ज की वजह से करना चाहेगा। अगर चार्ज नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट करके जहां तक आएगा आएगा, लेकिन चार्ज देने से थोड़ा सा रेडियस बढ़ सकता है, उसका बढ़ने की टेंडेंसी होगी। तो ऐसे होता है।